नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ओम प्रकाश तोनीवाल आपका फिर स्वागत करता हूं जिज्ञासु इंडिया पर। जी हां दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो हम लेके हाजिर हैं। दोस्तों, हम आज आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे पूर्व गुरुजन। जी हाँ दोस्तों, हमारे गुरुजी जो हमको पढ़ाया करते थे, काफ़ी समय हो गया है और काफ़ी समय के बाद हमारे गुरुजी के पास आए हैं और जानेंगे पुराने समय के बारे में और नए समय के बारे में कि जो गुरुजन और जो शिष्य का जो कितना मान सम्मान मिलता है। वर्तमान में कैसी स्टडी चल रही है, गुरुजी के टाइम में कैसी स्टडी थी, जब गुरुजी पढ़ते थे उनके टाइम में कैसी स्टडी थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं गुरुजी से जानेंगे। तो गुरुजी का नाम भी मैं आपको अवगत करा देता हूँ। गुरुजी का नाम है दुर्गा प्रसाद जी मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, ये बिसाऊ से हैं दुर्गा प्रसाद जी मिश्रा, और जानेंगे दुर्गा प्रसाद जी मिश्रा जी से कुछ सी बातें। गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं हम आपको। खुश रहो। जी गुरुदेव, कैसे हो? हाँ, कैसे हो आप? बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। जी, आज आपके पास एक शिष्य चल के आया है आपसे मिलने के लिए और एक वीडियो बनाने के लिए, तो आपको कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा कि ये जो स्मृतियाँ होती है और होनी भी चाहिए ताकि दूसरों को भी जानकारी मिल सके ऐसी बातों के लिए। तो पढ़े हुए शिष्य हैं, उनको भी ये जानकारी मिले कि हमारे गुरुजी अब भी हैं और क्या स्थिति है गुरुजी की, स्वास्थ्य कैसा है गुरुजी का। ऐसी बातों से वो बच्चे भी अवगत होंगे, तो वो भी देख कर के बड़े खुश होंगे। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। गुरुजी, हम जैसे मैं आपके पास पढ़ा हूँ और हो सकता है आपको काफ़ी हज़ारों की संख्या में आपने पढ़ाया है, वो भी आपको आज कहीं न कहीं देख पा रहे हैं, तो देख के कितनी खुशी होगी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैंने सन 1965 से जी, जी। और शिक्षा विभाग में मैं आया था जी। और उससे पहले मैं स्टेनोग्राफर था अंग्रेजी का। जी, जी। और अंग्रेजी स्टेनोग्राफी के अंदर मैंने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। यूपीएससी से मैं सेलेक्ट हूँ और कुछ सालों बाद में मैंने छोड़ करके और शिक्षा विभाग को ग्रहण किया। और शिक्षा विभाग में सबसे पहले मतलब मेरा जो नियुक्ति थी वो चिड़ावा से हुई थी। जी, जी। और चिड़ावा के मैं वहाँ पर 3 साल पढ़ाया था, तो वहाँ के पढ़े हुए बच्चे मेरे पास में बहुत अच्छे-अच्छे पोस्टों के ऊपर हैं, जो कई तो कलेक्टर की पोस्ट से रिटायर होकर के रिटायर हो गए हैं और आज वो एमएलए की पोस्ट पर भी हैं, जिनका नाम जगदीश सदेलिया है। मेरे परम शिष्य रहे। जी, जी। और उसके बाद में मेरा ट्रांसफ़र हो गया गांगिया सर। जी, तो जी। मैं गांगिया सर आया, 2 साल तक मैं गांगिया सर में पढ़ाया। वहाँ भी क्या हुआ कि बहुत अच्छे विद्यार्थी निकले मेरे उस समय के अंदर, जिनमें से 2 तो कलेक्टर बन गए थे, स्पेशली डॉक्टर है। आज भी वो हैं, 2 बैंक मैनेजर हो गए। तो इस प्रकार से जब उनसे मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, उनको देख कर के मन है वो बड़ा प्रसन्न होता है। उसके पश्चात बिसाऊ में मेरा ट्रांसफ़र हो गया और बिसाऊ में मैं काफ़ी वर्षों तक रहा। फिर बिसाऊ से और अलग-अलग जगह मेरा प्रमोशन हो गया, तो अलग-अलग जगह मैंने अपनी ड्यूटी दी और आखिरी में क्या हुआ कि भिखनसर मेरा ट्रांसफ़र हो गया और भिखनसर में मैंने 3 साल तक अपना सेवाएँ दी हैं। वहाँ बच्चों को खूब पढ़ाया है, तन-मन से पढ़ाया है। आज भी वो बच्चे मुझे याद हैं, मैं भी उनको खूब याद करता हूँ और वो जो मेरे विद्यार्थी हैं, वो भी मुझे बहुत याद करते हैं, खूब याद करते हैं कि भई हमारे गुरुजी हैं। बच्चियाँ जो थी वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ा करती थी। तो मैं वहाँ पर क्या था कि उसमें अंग्रेजी और हिंदी ये पढ़ाया करता था, मेरा सब्जेक्ट यही था। तो बच्चों को मैं हमेशा यही चाहता था कि कम से कम हिंदी में शुद्ध बोलना, हिंदी शुद्ध लिखना, हिंदी शुद्ध पढ़ना, ये बच्चों को आए। दूसरी बात थी अंग्रेजी की। अंग्रेजी विषय ऐसा है जिसके अंदर क्या है कि उसको लोग कठिन समझते हैं। तो बच्चे डरते थे, घबराते थे अंग्रेजी के लिए, लेकिन मैंने उनको बहुत अच्छे ढंग से और बच्चों को पढ़ाया। उन बच्चों को मतलब इस ढंग से उनकी समृद्धि जो थी, मैं उनको देख कर के बच्चों को योग्यता दे के, उसी तरह से उन बच्चों को टैकल किया करता था। तो आज भी वो बच्चे क्या है कि मुझे बहुत याद करते हैं, मुझे प्रिय बड़े प्रिय बच्चे। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। जब गुरुजी, जब आपके पास कोई पढ़ा-लिखा लड़का फिर एक अच्छी जॉब पाता है और आप उनसे मिलते हो, तो काफ़ी अच्छी खुशी आपको प्राप्त होती होगी ना? जब भी मैं उन बच्चों को देखता हूँ, नहीं भी देखता हूँ, तो भी मैं उनको याद करता रहता हूँ और जब मैं उनको देखता हूँ, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ और वो बच्चे भी इतने खुश होते हैं, खूब खुश होते हैं कि भाई गुरुजी आपके दर्शन हो गए हमें और बताओ हमारे लायक कोई काम है।
अब यही रहता है कि भाई ठीक है, बच्चे को तो खूब आशीर्वाद देता हूँ कि भाई तुम खूब कमाओ, पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को शिक्षित करो। आपने बहुत सारे समय से पहले सेवाएँ दी हैं और कुछ स्टूडेंट आपसे दूर रहे हैं, कहीं नहीं मिल पाए हैं और आजकल ऐसा युग है ऑनलाइन के माध्यम से, कहीं न कहीं आपको देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, कहीं न कहीं आपके दर्शन पा रहे हैं। इनसे बड़ी खुशी उनके लिए क्या हो सकती है? काफ़ी मात्रा में जो भी आपसे बिछड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपको देख पा रहे हैं और आपसे जो भी पुरानी बातें हैं, आपके जो शिष्य रहे हैं, उनके आपको ज़रूर याद कर रहे होंगे उसके बारे में। सर गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब एक दौर था गुरु और शिष्य का, कहते हैं कि गुरु और शिष्य जब शिष्य अच्छा होता है या गुरु अच्छा होता है तो मतलब गुरु जब अच्छा होता है, तो शिष्य इसके लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन जो वर्तमान का टाइम है और जो पुराना टाइम है, इसमें गुरु और शिष्य का कितना परिवर्तन आप समझते हैं? इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि अब समय है वो परिवर्तनशील है, और समय जिस समय मैं टीचर था, तो ये सन 1965 से जो बात चल रही है, आज 2023 की बात हो गई है। मुझे रिटायरमेंट हुए भी 20-22 साल हो गए। तो वो जो समय एक ऐसा था, उस समय शिक्षा की महत्ता ज़्यादा थी। हर गार्जियन ये चाहता था कि मेरा बच्चा पढ़े, और हर शिक्षक ये चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़े हुए कुछ न कुछ बने। तो हमेशा से ही गुरु और शिष्य का जो संबंध था, वो इस प्रकार से था जैसे एक बेटे और बाप का होता है। तो जो भी हमारे टाइम के अंदर जो समय था, और जिस में मैंने पढ़ाया था, मैंने जो अपना कर्म क्षेत्र चालू किया था, तो मैं बच्चों को अपना पुत्र समान, बेटी समान समझ करके उनको पढ़ाया करता था। कभी भी उनको कोई कटु शब्द कहना, कोई पीटना, कोई और करना नहीं, उनको प्रसन्न चित्त से ही उनको मैं पढ़ाया करता था, ताकि उनकी क्या हो कि वो मेमोरी बढ़े और गुरु से डरे नहीं। लेकिन वो समय एक अलग था। उस समय बच्चे थे वो बड़े आज्ञाकारी थे, ओबीडिएंट होते थे बच्चे। और अगर किसी बच्चे को अगर कोई अध्यापक पीट भी लेता, कोई दंड भी दे देता ना, तो कोई भी घरवाले आकर के उनको ये उलेना नहीं देता कि आपने मेरे बच्चे को क्यों पीटा। क्योंकि वो यही अपने बच्चों को कहा करते थे कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है तो इसकी पिटाई किया करो। तो ये घर वालों को कहने की बात है, लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते हैं कि वो बच्चों की पिटाई करें। तो अब समय है, अब वो जो गुरु थे वो पद्धति अलग थी। अब जो गुरु है उनमें भी परिवर्तन हो गया। तो उन गुरुओं को हमारा वो मेथड, टीचिंग और मेथड जो जिसको बोलते हैं, वो उन अध्यापकों की जानकारी नहीं है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे टैकल किया जाए। और स्थिति ये हो गई कि आजकल की जो स्कूलें हैं, एक चाय किसी दुकानें हो गई, गली-गली के अंदर स्कूलें हो गई। बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो पढ़ लेते हैं, सिर्फ़ नोट्स लेकर के नोट्स पढ़ते थे, और पढ़ कर के वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का। हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय रेगुलर कॉलेज अटेंड किया करते थे, हमारी हाज़िरी हुआ करती थी। लेकिन आजकल बच्चा कॉलेज में जाता ही नहीं है, एडमिशन ले लेता है लेकिन कॉलेज में स्टडी नहीं करता है। सिर्फ अपने घर में बैठ कर के ही, और वो नोट्स पढ़ लेता है, और परीक्षा जा करके 5-7 दिन में जाके परीक्षा दे देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, पास हो जाता तो सर ये नोट्स पढ़ लेता है, उससे वो क्लास वो क्लियर कर लेता है, पास कर लेता है। क्या आप उसको एक अच्छा स्टूडेंट समझते हैं आप? है। नहीं, उनको कभी भी नहीं समझेंगे अच्छा स्टूडेंट, उनको नॉलेज नहीं है किसी प्रकार का, उनको पुस्तकी उतना ही ज्ञान है, जितने वो उसने उस नोट्स के अंदर जो प्रश्न पढ़े हैं, और वो प्रश्न आ गए, उनका जवाब दे दिया। इसके अलावा उन बच्चों को कोई दूसरा ज्ञान, इसके एक्स्ट्रा एडिशनल ज्ञान नहीं है। तो सर अपनी तरफ से बताइए जो वर्तमान में जो कॉलेज करने वाले स्टूडेंट हैं, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? मैं तो ये राय देना चाहता हूँ कि पढ़ाई तो रेगुलर ही होनी चाहिए। कॉलेज होती है ना, बिना कॉलेज के कोई जीवन नहीं है। कॉलेज में ही पढ़ाई होती है, लेक्चरर होते हैं, किस लिए होते हैं? गवर्नमेंट उनको पेमेंट करती है, पैसे देती है, पढ़ाने के लिए देती है, वो पढ़ाते हैं, अपना ज्ञान बच्चों को देते हैं। उनमें जो भी ज्ञान होता है, वो अपना ज्ञान बच्चों को देते हैं, लेकिन बच्चे जब कॉलेज इनमें नहीं जाते हैं, तो ज्ञान उनको मिलेगा कहाँ से? उनको ज्ञान सिर्फ, उनका ज्ञान लिमिटेड है, संकीर्ण है। वो सिर्फ वो नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ के परीक्षा दे देते हैं, और वो पास हो जाते हैं। जी, जी, आपने बिल्कुल कहा नोट्स पढ़ने से क्लास तो पास हो जाती है, लेकिन आगे जो आप क्या पढ़ाने वाले हो, अगर आप टीचर बनते हो तो आगे जाके आप स्टूडेंट को क्या पढ़ाओगे, यही ना सर? हाँ, यही तो बात है ना, आगे जा कर के अगर वो बच्चे कुछ अध्यापक बने या और कहीं सर्विस करें, तो जब तक उनको कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, कोई उनको मतलब और नॉलेज नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं है,
तो वो क्या करेंगे आगे जाकर, किसका मार्गदर्शन करेंगे? तो उनका मतलब भविष्य है वो एकदम से, मैं तो ये समझता हूँ कि अंधकार में ही है। ठीक है, वो अर्निंग पर्सन हो जाएँगे, कमा लेंगे, डिग्री ले लेंगे और हो जाएँगे, लेकिन वो बात नहीं, पहले वाली सी बात नहीं। तो सर हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, जो पहले जो आप टीचर हुआ करते तो बच्चों को गलती की, जब स्टूडेंट गलती करता तो आप पिटाई कर लिया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, अगर बच्चों को हम पीटते हैं तो बच्चे पीटने से क्या ज्यादा स्टडी कर पाते हैं क्या? ऐसा है कि मैंने कभी भी बच्चों को दंड नहीं दिया। जी वो तो मुझे पता है, मैं आपके पास रहूं, आपने बच्चों को नहीं पीटा, लेकिन अन्य टीचर थे बच्चों को ऐसी पिटाई किया करते थे कि पिटाई की वजह से बच्चे स्कूल तक छोड़ दिया करते, आगे नहीं पढ़ पाए। भाई तुम भी मेरे शिष्य रहे हो, 3 साल तक तुम मेरे शिष्य रहे हो बिल्कुल लगातार सर। कंटिन्यू, और तुमने मेरे व्यवहार को भी देखा है, और तुमने मेरा टीचिंग मेथड भी देखा है कि मैं कैसे पढ़ाता था, कैसे नहीं करता था। तो बात ये है कि वो बच्चे जो है ना, उनको किसी भी प्रकार का ये महसूस नहीं हो, भय महसूस नहीं हो। जब बच्चा होता है, स्कूल में आता है, इनोसेंट होता है बच्चा। जब स्कूल में आता है तो पहले से ही भयभीत रहता है कि मैं स्कूल में जाऊँगा, टीचर मुझे पीटेंगे, क्या करेंगे? लेकिन उस भय को मिटाने के लिए शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो भयमुक्त हो, और बच्चे को किसी प्रकार का डर नहीं हो, ताकि बच्चा क्या है कि पढ़ाई में भी इंटरेस्ट ले और गुरु के प्रति भी उसकी सद्भावना हो जाए। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा, वर्तमान की जो शिक्षा है और जो पुरानी शिक्षा है, उसमें आप क्या डिफरेंस समझते हो क्या? बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। पुरानी जो शिक्षा थी वो व्यवहारिक थी, और उस शिक्षा के अंदर क्या होता था कि उसी शिक्षा से मतलब क्या है कि व्यक्ति कमा करके भी खाता था, नौकरियाँ भी करता था, और उनको नॉलेज होता था। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल की जो शिक्षा ऐसी हो गई, वो एक क्षणिक शिक्षा है। थोड़े से टाइम में पढ़ लिया और डिग्री ले ली, पास हो गए। इस प्रकार से क्या होता है कि उस शिक्षा में, इस शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर है। जब हम भी पढ़ते थे, मैं जब कॉलेज में था, तो उस समय, और मैं जब हायर सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल में था, तो हमारे जो हेडमास्टर थे, हमारे जो टीचर थे, उनका भी अनुशासन इतना ज़बरदस्त था। ठीक है, वो पीटते नहीं थे किसी को भी, लेकिन उनका भय ज़रूर था। अनुशासन बहुत बढ़िया होता था। वो एक अनुशासन है ना, वही बच्चों को कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ मार्गदर्शित करता है। कॉलेज में था, तो कॉलेज में भी हमें ऐसा लगता था कि ठीक है, मैच्योर भी हो गए थे। कॉलेज में था, प्रिंसिपल थे हमारे, मैं मुकरगढ़ कॉलेज शारदा सदन में पढ़ा हुआ हूँ। वहाँ पर भी हमारे फूलचंद सिंह सहल जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, हमारे जो लेक्चरार थे, उनके भी नाम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, उनके पास पढ़ता था। लेकिन उनका और हमारा शिष्यों का ऐसा संबंध होता था, जैसे एक फ्रेंडली संपर्क हो। तो इस प्रकार की पढ़ाई को मैं आज भी याद करता हूँ कि ऐसा ही पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर पढ़ाने वाला भी हो, वो अपने गुरु की जो शिक्षा लेकर के और उसके मुताबिक है, वो अपना ज्ञान बच्चों को दे सके। सर आपने कहाँ कहाँ पढ़ाया है अभी तक, कितनी जगह पर पढ़ा चुके हो आप? मैं क्या है, अभी तक तो मैंने पढ़ाया, देखो, चिड़ावा पढ़ाया है। अभी आपकी स्टार्टिंग में जब आप टीचर टीचर लगे थे, जॉइनिंग कहाँ थी आपकी? सबसे पहले मैंने ज्वाइन चिड़ावे में किया था। अच्छा, कौन से सन में किया था सर? मैंने चिड़ावा में 1963 में किया था। 1963 में। हाँ, 63 में तो किया। देखिए श्रोताओं, 1963 के अंदर गुरुजी ने जॉब लग चुके थे टीचर के, और आज चल रहा है 2023, कितना लंबा समय हो गया है। और काफ़ी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, और काफ़ी सर का कहना है कि नौकरी करके भी रिटायर हो चुके हैं। तो काफ़ी अनुभव तो है ही है हमारे गुरुजन के पास। बिल्कुल खूब अनुभव है, आज भी वो अनुभव काम कर रहा है। और मैं तो आज ऐसी स्थिति में भी हूँ, मेरा जो विल पावर है, वो वैसे ही काम कर रहा है जो पहले था। आज भी मैं तैयार हूँ, मैं स्टेनोग्राफर रहा हूँ अंग्रेजी का। मैंने स्टेनो की भी यहाँ पर क्लासेस ली थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि बच्चे पढ़ जाएँ। और टीचिंग लाइन के अंदर मैं हुआ था, उसके बाद के मैंने बताया था ना कि मैं फिर गैंगसर आ गया था, अड़सीसर चला गया था, फिर उसके बाद के अंदर बिसाऊ आ गया था, और बिसाऊ के बाद के अंदर मैं और बहुत जगह चला गया था, और बाडेट भी चला गया था, और यहाँ पर नागौर भी चला गया था, गंगानगर भी गया था, और जैसलमेर भी मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। तो इस प्रकार से मैंने घाट-घाट का पानी पिया है, जगह-जगह मैं घूमा हूँ, और मैंने नॉलेज लिया है। उस नॉलेज के हिसाब से क्या है कि मैंने बच्चों को अपना समझ करके, और मैंने बच्चों को शिक्षा दी है, जो आज भी मुझे याद करते हैं। जैसे तुम हो, आज मेरे पास में आए हो और ये मेमोरी लेने के लिए आए हो, तो मुझे बड़ी खुशी है कि बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि बच्चे जब देखेंगे तो ये कहेंगे कि भई हमारे गुरुजी आज भी वैसे के वैसे।
आपके बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मैं उनको यही देना चाहता हूँ कि जो मेरे जो शिष्य रहे हैं, आज वो काफी बड़े हो गए हैं, उनके पोते पोती हो गए हैं, बच्चों की शादियां कर दी है, वो खुद ही मतलब आज मेरे जैसे स्टेज में आने लग गए हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो वो अपने परिवार को उसकी जिम्मेदारी समझ करके और अपने बच्चों को अपनी अमानत समझ करके और उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने का प्रयास करें। आज का युग ऐसा है कि आज के युग के अंदर बुराइयां बहुत चल रही है, लड़कों की आदतें बहुत बिगड़ रही है, इसलिए ऐसी आदतों के अंदर उन बच्चों को जाने मत दीजिए। बच्चों का ध्यान रखिए, वो स्कूल में भी जाते हैं तो उसका पूरा ध्यान रखो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। जब भी उनका रिजल्ट आए तो उनके नंबरों का चेक करो कि भाई तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि उस बच्चों के अंदर ये रहेगा कि तेरा गार्जियन है वो तेरे को बिल्कुल चेक कर रहा है बराबर, तो वो बराबर रेगुलर पढ़ेगा। और आप खुद है वो इस स्थिति में आ गए हैं कि अब आप अपने परिवार की पूरी देखभाल करें। तो सर तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ही आना चाहते थे या दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते थे? नहीं, मैं शिक्षा के क्षेत्र में आना मेरी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि मैं अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना चाहता था, मैं उनको साइंस से पीजी करवाना चाहता था। इसलिए मैंने क्या है कि उनको कॉलेजों में एडमिशन दिलवा दिया और उनको पीजी करवाया। तो एक तो भाई है वो आईएएस भी बन गया था, एक भाई बैंक में मैनेजर हो गया था, एक मेरा छोटा भाई है वो हेडमास्टर हो गया था, साइंस टीचर हो गया था, वो हेडमास्टर था वो। इस प्रकार से क्या हुआ कि मुझे ये सोच कर के आना पड़ा कि मैं शिक्षा विभाग में अगर चला जाऊं तो इन भाइयों को अच्छे ढंग से शिक्षा दे सकूं और मैं मेरे जीवन स्तर को, मैं मेरे फैमिली के जीवन स्तर को उच्च स्तर पे ला सकूं, बढ़िया ढंग से ला सकूं उसको, ताकि लोगों के अंदर एक उदाहरण पेश हो जाए कि हकीकत के अंदर शिक्षा का क्या महत्व है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप रिटायरमेंट समय से पहले हुए थे या पूरा समय हो गया था आपका? रिटायरमेंट से कुछ समय पहले मैंने वीआरएस ले लिया था। अच्छा अच्छा। इसलिए लिया था कि मेरी पारिवारिक परिस्थितियां थोड़ी सी मेरे अगेंस्ट हो गई थी और मेरी जो गृहिणी थी वो बीमार होने से उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया, फिर मैंने और मजबूर होकर के और ये वीआरएस लेना पड़ा। जब मैं पढ़ाता था भिखण सर में तो उस समय मैंने मेरा ये निर्णय किया कि मुझे रिटायरमेंट बाद में करना क्या है। अपने रिटायरमेंट के बाद के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का लाइफ जो है ना वो एक बहुत आइडियल हो जाती है और उसके अंदर क्या है कि उसमें डिप्रेशन हो जाता है, वो सोचता दिन भर के और करता कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा जॉब करें ताकि क्या है कि अपना क्रिएटिव लाइफ हो जाए। तो फिर मैंने पत्रकारिता को प्राथमिकता दी। सर आप रिटायरमेंट कब हुए थे? 2002 में। 2002 में? अभी 2023 मतलब 21 साल पहले। 21 साल पहले। तो जब मैं वहाँ था तो उस समय मैंने वो फार्म भर दिए थे बीजेएमसी के, पत्रकारिता के, जगह जगह के मैंने ये बुक वगैरह मंगाई थी। लेकिन फिर मैंने क्या हुआ कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से और मैंने वहाँ से भर दिया था और मैंने बीजेएमसी कर लिया था, 3 साल का कोर्स कर लिया था। उसके बाद के अंदर क्या कि जो ही मैं रिटायर हुआ तो उसके दूसरे दिन ही 30 जून को मैं रिटायर हुआ और 1 जुलाई को सीकर में भास्कर के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो मैंने वहाँ पर अपनी सेवाएं दी। फिर उसके बाद में 1 साल तक मैं वहाँ पे रहा। उसके बाद के अंदर क्या हुआ कि मैं फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया कि भाई मैं नौकरी नहीं कर करके मेरा खुद का ही मतलब ये पत्रकारिता करूँगा। तो फिर मैंने 3-4 अखबारों की एजेंसियां भी ले ली थी और लेकर के उनका काम करना शुरू किया, जिसके अंदर क्या था कि सभी प्रकार के थे। भास्कर भी था मेरे पास में, पंजाब केसरी भी था और राष्ट्रदूत भी था और दैनिक नवज्योति भी थी। इस प्रकार के कई अखबार थे मेरे पास में। तो उन अखबारों की मेरे पास एजेंसी, लंबी चौड़ी एजेंसी थी। एक मेरा बच्चा था, मैंने उसको तैयार कर लिया जिसका नाम मनोज कुमार मिश्रा है। तो उसने भी मतलब क्या पत्रकारिता मेरे साथ में बराबर करता रहा, अब भी कर रहा है, अभी हम कर रहे हैं दोनों। लेकिन अब थोड़ा सा क्या हो गया कि ये सोशल मीडिया जो चल गई ना, उसके बाद के अंदर थोड़ा पत्रकारिता के अंदर बदलाव आ गया, क्योंकि अब इसके अंदर व्हाट्सअप जो सिस्टम हो गया है ना, तो जगह जगह हमें भटकना नहीं पड़ता है किसी न्यूज़ के लिए। आजकल क्या होता है, जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है तो व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास खबरें आ जाती है और हम उन खबरों को अपनी प्रेस को भेज देते हैं। और प्रेस को भेजने के बाद के अंदर क्या होता है कि हमारा जो भी वेतनिक समझो या कुछ भी समझो, हमारा पारिश्रमिक समझो, उस प्रकार से वो हमारे को पास पेमेंट हो जाता है और ये हमारी प्रक्रिया वो चल रही है।
पत्रकारिता मेरी एक ऐसी थी कि मैंने आज तक कभी भी और किसी भी व्यक्ति की राग द्वेषता के कारण से मैंने कोई खबर किसी की नहीं दी, और मैंने वही खबर दी जिससे समाज के अंदर कुछ परिवर्तन आ सके, लोगों की जागृति हो सके। तो ये मेरी पत्रकारिता का एक खास है। तो दोस्तों जाना गुरुजन से, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। एक सरकारी सेवा देने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का कितना महत्व होता है, आप और हम सब सब जानते हैं इस बात को कि शिक्षा हम पाना कितना मुश्किल होता है। और गुरुजी से हमें शिक्षा प्राप्त हुई, काफ़ी सारे स्टूडेंट गुरुजी पढ़े और अंत में 2 साल पहले भी सेवानिवृत्त हो गए। और सेवानिवृत्त होने के बाद जो पत्रकारिता का क्षेत्र है वो जारी रखा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में मिलेंगे गुरुजी से कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कितना सेवानिवृत्त होने के बाद जो समय है कैसा गुजरा। फिलहाल वीडियो को देते हैं यही विराम। तो गुरुजी से लेते हैं विदा। गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम, आपसे बात करना। खुश रहो भाई, खुश रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो और ये काम करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।